पैरों में पहन के चप्पल भी नहीं हुआ करती थी। ये तपती दोपहरी में विद्यालय नंगे पैर जाया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने, लेकिन ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में इनका बहुत दिमाग था, पढ़ने लिखने में बड़ा जिज्ञासु थे। धीरे धीरे ये बड़े होते गए, लगभग 14 साल की उम्र थी तो ये गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित हुए और इनका दिमाग पढ़ाई की जगह गांधी जी के आंदोलनों की तरफ मुड़ गया। इससे इनके घर वाले बड़े परेशान हुए, नाराज हुए, इन्हें डांटा भी, लेकिन इनका फर्क नहीं पड़ा। ये बड़ा दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और इन्हें जानने वाले लोग जानते थे कि अपना जो एक बार निश्चय कर लेते हैं ये बदलते नहीं हैं। और इनकी हाइट बड़ा कम थी तो इन्हें गांव वाले और इनके साथी सब इन्हें नन्हे कह करके बुलाया करते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और ये आंदोलनों में सक्रियता से अपना काम करते रहे। देश स्वतंत्र हुआ। इसके पश्चात ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री, इससे पहले ये रेल मंत्रालय इनके पास रहा, गृह मंत्रालय भी इन्होंने देखने के लिए संभाला, कई ऐसे मंत्रालय थे और नेहरू जी के विश्वास पात्र व्यक्ति थे। तो जब इनकी तबीयत खराब होती थी नेहरू जी की तो उनका कामकाज भी यही देखा करते थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जितने मृदुभाषी, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे उतने ही अंदर से कठोर भी थे। जब रेल मंत्रालय था इनके पास तो ट्रेन दुर्घटना जब हो गई तो उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए रेल मंत्रालय पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। वो भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, लेकिन इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये मंत्रालय हमारे पास है, सबसे बड़े पद पर हम हैं, तो कहीं न कहीं इसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो इसलिए इन्होंने अपनी खुद जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश की। 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ हुआ है, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो उस युद्ध के बारे में आपको पता भी होगा कि इन्होंने सेना से खुली छूट दे रखी थी और बोल दिया था जैसी जिस परमिशन की समय के अनुसार आवश्यकता हो वो सभी परमिशन हमारी तरफ से सेना के लिए हैं और आप किसी परमिशन का इंतजार मत करना। तो पहले होता था, पहले के बंदूक चली और बंदूक गोली चलाए कि नहीं चलाए, जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक उधर चलती रहेगी, इन्हें परमिशन नहीं होती थी। या उधर से तोप चली तो हम तोप चलाएं कि नहीं चलाएं, तो परमिशन लेनी पड़ती, उन्होंने पहले ही सभी परमिशन दे दी। अच्छा, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, जब लगातार जब छूट मिल गई और जब सेना हमारी आगे बढ़ने लगी और ऐसा कहा जाता है लगभग 4 दिन में युद्ध और होता तो भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच जाती। उस वक्त जो वहाँ की जो राजधानी थी वो लाहौर की होती थी। तो जब पाकिस्तान को लगा कि वो हिंदुस्तान को रोक नहीं सकता तो उसने अमेरिका से कहा, अमेरिका ने हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया कि युद्ध रोकिए। तो भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया। कई जो कंट्री थे उनके राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने युद्ध रोकने के लिए कहा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी जो अपने स्वभाव के अनुसार जो निर्णय ले लेते थे उसमें फिर वो समझौता नहीं करते थे, उन्होंने युद्ध रोकने को मना कर दिया। अमेरिका की बात, वो गेहूँ जो वहाँ जानवरों को खिलाता था वो हमारे यहाँ बेचता था, उसने धमकी दी कि हम तुम्हारे यहाँ गेहूँ नहीं भेजेंगे, तुम्हारे यहाँ के लोगों को भूखा मार देंगे। तब उन्होंने पूरे देश के साथ देश से अपील की थी रेडियो पर कि आज जवान अपना काम कर रहे हैं और हम लोगों को भी इस युद्ध में अपनी भूमिका निभानी है और खाद्यान्न संकट आ रहा है, अमेरिका ने धमकी दी है कि वो अनाज नहीं देगा, तो हम सब लोगों का दायित्व है कम से कम 1 दिन के लिए हम उपवास रखें। और पूरा देश लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ था और उन्होंने उपवास रखा। जब फिर भी भारत नहीं माना तो ये सभी राष्ट्र जब भारत के विरोध में आ गए तब लाल बहादुर शास्त्री जी को मजबूरन जब सभी प्रतिबंध लगा दिए गए कि हमारे यहाँ कोई चीज़ नहीं देगा कोई भी देश और कोई खरीदेगा भी नहीं, तो एक तरह से
जब टूटने की स्थिति में थे तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मानना पड़ा और युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। इसके बाद ताशकंद में समझौते की टेबल पर लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया गया। वहाँ प्रेशर डाल करके इनसे कहा गया जीता हुआ भूभाग पाकिस्तान को वापस करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए शास्त्री जी ने मना कर दिया। जब ज्यादा प्रेशर बनाया गया कि ऐसा करना ही पड़ेगा तो शास्त्री जी मजबूर थे, क्योंकि हम इतने आर्थिक संपन्न नहीं थे कि हम दुनिया से लड़ सके, दुनिया से बुराई मोल ले सके। तो शास्त्री जी को झुकना पड़ा और उन्होंने समझौते पर साइन किए। लेकिन ऐसा कहा जाता है, उन्होंने ये भी साफ लिख दिया कि ये समझौता हमारे मरने के बाद लागू होगा। जब तक हम कहने का तात्पर्य जब तक वो जिएंगे तब तक जो स्थिति अभी है वही रहेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम किस मुंह से हिंदुस्तान लौट कर जाएंगे इन सैकड़ों सैनिकों ने युद्ध में कुर्बानी दे करके जो हमारा भूभाग जीता है, हमने साइन करके वापस कर गए। तो किस मुंह से हम लौट के उस हिंदुस्तान में उन लोगों को दिखाएंगे अपना मुंह जो युद्ध की स्थिति में हमारे साथ खड़े थे। उन लोगों को हम कैसे बताएंगे कि हमारी क्या मजबूरियां रहेंगी। ऐसे समझौते पर साइन करने के बाद उनकी रहस्यमयी मौत हुई और ऐसा कहा गया कि इन्हें अटैक पड़ गया। और इसके बाद हमारी भारतीय राजनीति जो भी रही, लाल बहादुर शास्त्री जब हिंदुस्तान लौट करके आए तो वो जीवित नहीं आए। उनके घर वालों ने पोस्टमार्टम के लिए बोला तो भारत सरकार द्वारा उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, ऐसे ही उनका अंतिम संस्कार कराया गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तित्व का व्यक्ति